गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हों। सो माय नेम इज़ पिया गोत्रा और आज मैं इकोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस ही हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही डोमिनेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अर्थ पर ह्यूमंस के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि जिनका भी इस अर्थ पर उतना ही अधिकार है जितना कि हम ह्यूमंस का है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर साइड पे लिखा है कि अर्थ पर अप्रॉक्सीमेटली अभी तक ये माना जाता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक 7 मिलियन तक स्पीशीज़ अर्थ पर पाई जाती हैं। 7 मिलियन इसलिए क्योंकि ये 7 मिलियंस अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई हैं, हमें इनके बारे में पता ही नहीं है। बस ये माना जाता है कि इतनी स्पीशीज़ इस अर्थ पर हो सकती हैं। सो यस, वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स पर। अब अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की जाए तो जैसे कि हमने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं। सो सबको पता होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्बन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। अब इन सब कंपोनेंट्स को अगर हम मिलाएं तो एक सेल बनता है, एक सेल बनता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक सेल बनता है। सेल्स को कंबाइन करके एक टिश्यू बनता है और सिमिलर टिश्यूज को मिला के एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। और अब अगर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम मिलाएं तो एक पॉपुलेशन क्रिएट होती है। सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को अगर हम साथ में अगर लाके खड़ा कर दें तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे कि वी आर ह्यूमंस, अब नो मैटर कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम एक पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, हम होमो सैपियंस हैं। और अगर उन्हीं अलग अलग पॉपुलेशंस को, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को अगर हम एक जगह ला के खड़ा कर दें तो वो कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी के अंदर सिर्फ होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमंस नहीं आएंगे, उसके अंदर हम एलिफेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, हॉर्स की स्पीशीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, डॉग्स की स्पीशीज़ को, कैट्स की स्पीशीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। वो एक कम्युनिटी बन जाती है। और जैसे कि हम सबको पता है कि वी आर हेटेरोट्रॉपिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और वही है इकोसिस्टम। जब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग हर कोई एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो तो उसको बोला जाता है एक इकोसिस्टम, जहाँ पर हर कोई अपनी नीड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे से मदद लेता है सरवाइव करने के लिए, और अलग अलग इकोसिस्टम मिलाकर एक बायोम बनाते हैं। अब कहा जाए कि बायोम क्या है, तो अलग अलग इकोसिस्टम जहाँ पे हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अर्थ सबसे बड़ा बायोम है, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थ पे ही सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो अर्थ सबसे बड़ा बायोम है। आगे जाके हम बात करेंगे कि बायोम्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है फर्स्ट पेज की। एंड सब बोलते हैं कि फ़र्स्ट पेज पे इतना कुछ ज़रूरी नहीं लिखा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है फर्स्ट पेज में ये टॉपिक, स्पेशली बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे कि मैकेनिज़्म एंड सिग्निफिकेंस। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सबके माइंड पे ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, हाउ एंड वाई, ये चीज़ कैसे हुई एंड इस चीज़ के पीछे होने का क्या पर्पस हो सकता है। जब हम किसी बर्ड को गाते हुए देखते हैं तो हमारे
माइंड में ये चीज़ ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये चीज़ हो तो रही है, मगर ये चीज़ कैसे हो रही है, हाउ, एंड अगर ये चीज़ हो रही है तो इस चीज़ के होने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, मीन्स उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। जैसे कि अब वाई डज द बर्ड सिंग्स, बर्ड क्यों गाती है, तो वो हो जाता है इसका सिग्निफिकेंस, क्या पर्पस है बर्ड के बर्ड के गाने का, क्या इन्वायरमेंट उसको इतना क्यों मजबूर कर रही है, कि इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो रहा है कि वो गाना गा रही है। एंड हाउ डज द बर्ड सिंग, ये आ जाता है उसका मैकेनिज़्म, कि बर्ड कैसे गाती है, साउंड बॉक्स से कैसे उसकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, हमारा लर्निक्स होता है, उसका सरनिक्स होता है। एंड यस, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इकोलॉजी। Ecology. What is ecology? The interaction among organisms and between the organisms and its physical abiotic environment. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करता है किसी ना किसी अपनी नीड के लिए। वही है कि अब हम लिविंग हैं तो हम नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्ट करने के लिए, हम नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंडेंट हैं। वही है इकोलॉजी, एक दूसरे, हर किसी का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ही इकोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल 4 टाइप्स की है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब सेल की स्टडी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। मगर ये सब तो इकोलॉजी के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो हम बॉडी के अंदर की जो सब कुछ बॉडी के अंदर का हम ये पढ़ रहे हैं। मगर जब हम ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। मीन्स हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं एंड उस स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इकोलॉजी की स्टडी, और इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं वहीं से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से बनता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ के बनते हैं एक पॉपुलेशन को कंबाइन करके बनता है कम्युनिटी, एंड देन उस कम्युनिटी को कंबाइन करके बनता है बायोम। अब हम बात करते हैं कि बायोम क्या है। सबसे पहले आप सबको पता है कि डार्विन सर ने कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इस अर्थ पर सर्वाइव करना चाहता है, जैसे कि आगे आगे अभी कोरोना आया है, नेचर में आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, नेचर अपने आप को मॉडिफाई करेगी। सो इस अर्थ पर वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट वन विल सर्वाइव, एंड वही फिटेस्ट वन सर्वाइव कर पाएगा एंड रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इस अर्थ पर रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे पहले आप सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है एंड सन के आगे पीछे भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं। एंड यू नो व्हाट, बायोम इन्हीं चीज़ों से क्रिएट होता है। बायोम डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन प्लस वेरिएशन इन डिस्टिंक्ट प्रेसिपिटेशंस।
बायोम सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो कि होता है एक टेम्परेचर पे और प्रेसिपिटेशन पे। मगर अगर हम प्रेसिपिटेशन में सिर्फ एक रेनफॉल को ही कंसीडर नहीं कर सकते, उसमें हम स्नोफॉल को भी कंसीडर करेंगे। जैसे कि अब देखिए कि कोई ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और उसका प्रेसिपिटेशन लेवल बहुत कम हो, ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? वो जगह है डेजर्ट। टेम्परेचर बहुत हाई होता है डेजर्ट्स का और प्रेसिपिटेशन लेवल बहुत कम होता है डेजर्ट का, और वो एक बायोम है। डेजर्ट एक बायोम है। रेन फॉरेस्ट का भी ऐसा ही होता है, जिसमें प्रेसिपिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर हम कंसीडर करें तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक बायोम है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं जो कि एक हैबिटेट को टैकल करती हैं। फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये कुछ एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो कि एक हैबिटेट को टैकल करते हैं, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इन सब का सामना करना पड़ता है। अब वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल लाइक physiochemical components alone do not characterize the habitat of an organism completely। हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एबायोटिक स्ट्रेसेस ही, एबायोटिक कंपोनेंट्स ही एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को कैरेक्टराइज नहीं करते। बायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा टैकल करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, कैसे क्या क्या होता है। ये बायोटिक स्ट्रेसेस का हम ये आगे जाके पढ़ेंगे। बस अभी के लिए हम इतना ज़रूरी है कि सिर्फ एबायोटिक स्ट्रेसेस ही ज़रूरी नहीं होते हैं, बायोटिक स्ट्रेसेस भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेजर एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। ये तो हम सबको पता होगा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक नहीं है, एबायोटिक है। और सबसे पहले ये सारी लाइंस जो हैं मैंने एनसीईआरटी से ही नोट की हैं, कुछ बाहर का मटेरियल नहीं है। सबसे पहले टेम्परेचर, इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल इन द पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिक डेजर्ट इन समर। हम सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म जब डिटोल की एड आप सबने देखी होगी तो उधर क्या कहा जाता है एंड में कि 99.9% डिटोल जो है वो 99.9% ऑर्गेनिज्म इस डिटोल से किल किए जा सकते हैं। मगर वो जो 0.1% जो होता है ऑर्गेनिज्म, वो उस डिटोल से किल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म खुद को उस इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश हमेशा करता रहता है। तो वही है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सब ज़ीरो लेवल पे भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पाए जाते हैं। हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी पाए जाते हैं। मैंगो ट्रीज, आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि मैंगो ट्रीज कभी टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट कंट्रीज में लाइक कनाडा में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये कंट्रीज टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं। टेम्परेट रीजन का जो टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन बहुत ज़्यादा कम होता है, और मैंगो को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंगोज़ जो हैं
वो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। एंड यही हम अगर बात करें स्नो लेपर्ड्स की, तो स्नो लेपर्ड्स ज़्यादातर उन एरियाज़ में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू केरला। हमारे केरला में नहीं पाए जाते क्योंकि केरला का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, इसलिए जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो कूल रीजन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स की जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनको कहा जाता है यूरीथर्मल। और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक नैरो रेंज में ही खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, खुद को एक लिमिट में डाल देते हैं कि इससे आगे वो अगर टेम्परेचर हुआ तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको कहा जाता है स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, और इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब सेकेंड केस आ जाता है वाटर का, जो कि ये भी है एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग है ना, तो एबायोटिक ही हुआ। अब बात करते हैं वाटर की। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि डेजर्ट में बहुत कम पाया जाता है वाटर, क्योंकि डेजर्ट एक बायोम है, और बायोम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक प्रेसिपिटेशन लेवल पे डिपेंड करता है। डेजर्ट का टेम्परेचर लेवल बहुत हाई होता है और प्रेसिपिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। Its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organisms to live there. Of course, जैसे कि हमने देखा है कि कैंगरू रैट पाया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, एडेप्टेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट में रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को खुद के अंदर कुछ अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं वहाँ रहने के लिए। जैसे कि अगर हम डेजर्ट में अगर हम घूमने जाएं तो हम अपने साथ एक्स्ट्रा पानी की बोतल रखेंगे कि अगर हमें उधर प्यास लगी, वो तो ऑब्वियस है कि प्यास लगेगी ही, और अगर हमें प्यास लगी तो हम मतलब पूरा कैलकुलेशन करके हम पानी लेके जाते हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी बॉटल्स चाहिए होंगी। वैसे ही कैंगरू रैट क्या करता है कि अपने अंदर की वो मॉडिफिकेशन ऐसे करता है, ऐसा इवोल्यूशन हो गया है उन कैंगरूज रैट में कि वो खुद का जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक्सेस वाटर लॉस नहीं हो पाए। हमें पता है कि डेजर्ट में कैक्टस पाए जाते हैं जिनकी जो स्पाइंस होते हैं कि उधर वो वाटर लॉस कम हो और वो उनका जो क्यूटिकल है वो डीप पेट्स में पाया जाता है, और इसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है, जिसकी वजह से वो वाटर जल्दी लूज़ नहीं करते और बहुत देर के लिए अपने अंदर रखते हैं पानी को। अब क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन, पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब पानी का हम पीएच, अलग अलग वाटर का अलग अलग पीएच लेवल होता है। जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग लेवल के वाटर पर सरवाइव कर पाते हैं। कुछ वाटर की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, कुछ वाटर की कुछ की कम होती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स। इनलैंड वाटर की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इनलैंड वाटर इज़ 5, बहुत कम होती है। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म इनलैंड वाटर में रहते होंगे, अब अगर उनको एक दिन के लिए कहा जाए कि आप सी वाटर में चले जाइए, जिनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन 30 से 35 है, वो उस वाटर में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 5 सॉल्ट कंसंट्रेशन की ही आदत है। और अगर उनको डायरेक्ट हम अगर बोलते हैं कि हाइपर सेलाइन लैगून्स में डाल दें, अगर उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर देन 100 है, वो उसमें भी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर
हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहें कि हाइपर सेलाइन लंगून्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम उनको कहें कि आप कभी इनलैंड वाटर में जाएं जिनकी सॉल्ट कंसनट्रेशन सिर्फ 5 है, वो उधर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इतना एक हैबिटेट होता है जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं उस सॉल्ट कंसनट्रेशन को। सो जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूरी हेलाइन। हेलाइन मीन्स सॉल्टी एंड उनको यूरी हेलाइन कहा जाता है। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक नैरो रेंज सैलिनिटी को ही अडेप्ट कर पाते हैं, उनको कहा जाता है स्टेनोहेलाइन। अब हम आते हैं लाइट पर। लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है टू सर्वाइव। लाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है कि वी आर हेटेरोट्रॉपिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट्स पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपना खाने के लिए। एंड प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए वन ऑफ द मेजर जो कंपोनेंट होता है वो लाइट ही होती है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एज वी ऑल नो। अब बात की जाए फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में हमें पता है कि सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो ट्रीज़ का होता है। देन सेकेंड लेवल आ जाता है हर्ब्स एंड श्रब्स का। उनको एज कम्पेयर टू बिगर ट्रीज लाइट कम क्वांटिटी में मिल पाती है, और वो उसमें ही खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको वो ऐसे इवॉल्व हो गए हैं कि अब उनको कम अब उनको कम लेवल की ही लाइट चाहिए होती है टू फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स, अब सिर्फ प्लांट्स को ही लाइट ज़रूरी नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल्स को भी ज़रूरी होती है फॉर सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी, फॉर फॉरेगिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़। अब बात की जाए कि हम सी में देखते हैं कि बहुत डीप भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनके पास लाइट कैसे जाए? अब जैसे कि हमें पता है यूवी रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो सी के बहुत ज़्यादा, सी अगर डीप में भी हम चले जाएं, मोर देन 500 मीटर भी डीप ओशंस के चले जाएं, वो यूवी रेडिएशन उधर तक पहुंच सकती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स जो डीप सी में, डीप ओशंस में पाए जाते हैं, उनका जो फोटोसिंथेसिस का जो ज़रिया होता है वो यूवी रेडिएशंस होती हैं। अब हम सॉइल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिजम्स को, जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव को देखता है, जो कि टैकल करता है। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सॉइल के कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे सॉइल, अगर क्ले है तो वो क्ले सॉइल में ग्रो करेंगे, ब्लैक सॉइल में, अलग अलग सॉइल में ग्रो करते हैं कुछ प्लांट्स। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदरिंग प्रोसेसेस, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की हमेशा देखी जाती है कि सॉइल कितना पानी को इकट्ठा कर सकता है जिससे कि प्लांट उसमें ग्रो कर पाए। प्लांट का जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स सॉइल से ही लिए जाते हैं, तो सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी डिटरमाइंस टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एरियाज। सो आज हमने ये एबायोटिक फैक्टर्स किए हैं। आई होप आपने ये वीडियो को, आपको समझ आया होगा ये टॉपिक।